चलिए स्टार्ट करते हैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है आज से। इसके क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के बारे में आज से क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। टोटल लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे प्रॉपर। लगभग 3 दिन की क्लास होगी ये, 3 डेज आपको और लगेगा इसमें। उसके बाद एक दिन हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे और 2 दिन पॉल्यूशन पढ़ेंगे, यानी कुल 5 क्लास आज से हमारे पास और बचेगा। 5 क्लास में हम लोग ये पूरा सब्जेक्ट क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो यानी आपको मैंने कहा था 24-25 लेक्चर जाएगा, जो कि जा रहा है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ, सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ती है। अगर आप देखें यहाँ पर तो सेटलिंग वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए स्टोक्स लॉ आए थे। G-1, इसे टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। G-1 GD² अपॉन 18 न्यू, ये आपको होगा। अगर आप इसको देखें तो ये इसे बोलते हैं, न्यू को आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा तो अगर आप यहाँ फंक्शन देखें तो जी अगर आप बढ़ाएं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बढ़ाएं तो बढ़ेगा, पार्टिकल साइज बढ़ाएं तो बढ़ेगा, और अगर आप काइनेमेटिक डायमीटर और काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर आप बढ़ाएं तो डी का मान क्या होगा सर, आपका घटेगा। ठीक है, विस्कोसिटी कम होगी तो ज़्यादा। यानी अगर आप देखें यहाँ पर तो ए और बी यहाँ दोनों ऑप्शन प्रिफर किया जाएगा। ए और बी दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे सर, प्रिफर किए जाएंगे बिना किसी डाउट के। ए बी आपको उत्तर हो गया। इफ द सीवेज कंटेन्स ग्रीस एंड फैटी ऑयल्स, अगर सीवेज के पास ग्रीस और फैटी ऑयल्स है तो इसे रिमूव करने के लिए आप किसका यूज करते हो, स्किमिंग टैंक का यूज करते हो। स्किमिंग टैंक, स्किम का मतलब होता है, हिंदी बोलते हैं स्किम। स्किमिंग जो शब्द है वो स्किम से बना है। स्किम का मतलब होता है कांछना। इसमें करते क्या है, इसमें हम आर्टिफिशियली एयर सप्लाई करते हैं। स्किमिंग टैंक के अंदर एयर सप्लाई करने की वजह से क्या देखने को मिलता है, अंदर जो भी ग्रीस या ऑयल होते हैं ये एयर के संपर्क में आने की वजह से ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब बढ़ करके ये लाइट वेट, इनकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और धीरे धीरे पानी के सीवेज के सतह पर आ जाते हैं, जिसको आप किसी बर्तन से आप इनको कांच कर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। स्किमिंग काम है। ग्रिड चैम्बर काम क्या है, लार्ज सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक, लार्ज सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को अगर रिमूव करना है तो आप इनका यूज करेंगे। डेट्रीटस टैंक का काम क्या है, फाइनर सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को अगर हटाना है तो डेट्रीटस स्पेशली यूज है। स्किमिंग टैंक क्या है, बायोलॉजिकल रिएक्शन के बाद, बायोलॉजिकल रिएक्शन करने के बाद टू सेटल डिकम्पोज्ड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को सेटल करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब के नाम हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर बातें, बाकी अभी इनके बारे में स्पेशली क्वेश्चन एक एक करके जब आएगा तो हम लोग ग्रिड चैम्बर, डेट्रीटस के बारे में इंडिविजुअली जानकारी लेना शुरू करेंगे। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया किसका क्या काम है, मैंने सिर्फ इतना बताया है आपको। ठीक है, डिटेंशन पीरियड ऑफ ग्रिड चैम्बर, अगर आपसे बात किया जाए डिटेंशन पीरियड जनरली कितना रखते हैं ग्रिड चैम्बर का, तो 1 मिनट रखते हैं। कितना रखते हैं, 1 मिनट रखते हैं। कहीं कहीं 1 से 2 मिनट भी ऑप्शन देखने को आपको
मिलता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं ग्रिड चैम्बर के बारे में। ठीक है, अभी मैंने बताया ग्रिड चैम्बर का काम क्या है, अब काम नहीं बताऊंगा आपको, अब इसका कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया है, हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। डिज़ाइन क्राइटेरिया है, ठीक है, ये ऐसे पार्टिकल को रिमूव करता है, साइज ऑफ पार्टिकल जो होगा, जिन पार्टिकल से रिमूव करेगा उनकी साइज जो है वो ग्रेटर देन होगा 0.15 mm टू 0.2 mm साइज के पार्टिकल जिनके ज़्यादा होंगे उनको रिमूव करेगा। ठीक है, इनका डिज़ाइन पैरामीटर अगर मैं बात करूं, कुछ डिज़ाइन पैरामीटर की बात कर लूं, तो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा आपका 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओवरफ्लो रेट, जिसे मैं वी नॉट से डिनोट करता हूँ, उसके लिए हो जाएगा 2160 क्यूमेक मीटर स्क्वायर पर डे। डिटेंशन पीरियड, TD इक्वल टू 30 सेकेंड से 1 मिनट। डेप्थ ऑफ टैंक, डेप्थ ऑफ टैंक 1 से 1.8 मीटर, 1 से 1.8 मीटर। ठीक है, L/B का जो अनुपात है वो 2.5 से 7 होता है। और जो फ्री बोर्ड होता है, फ्री बोर्ड बहुत पूछा जाता है, फ्री बोर्ड कितना, तो 0.3 होता है। ये कुछ इसके नज़दीकी उत्तर थे जो मैंने सारी जानकारी आपको ग्रिड चैम्बर के बारे में दे दी। ठीक है, अगर ओवरफ्लो रेट ज़्यादा होगा तो हम लोग ग्रिड चैम्बर में क्या बढ़ा देंगे सर, लोग 25 से 30% लेंथ को बढ़ा देंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पार्सल फ्लूम भी लगता है, पार्सल फ्लूम। ठीक है, इसका काम क्या है, यूज्ड टू मेंटेन या रिड्यूस मेंटेन फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी को कंट्रोल या डिस्चार्ज कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैंने सारी जानकारी दे दी, अब आगे क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो आप ग्रिड चैम्बर के उत्तर कर सकते हैं। एनरोबिक कंडीशन, एनरोबिक कंडीशन के अंतर्गत कौन काम करता है, स्लज डाइसन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, एक्टिवेटेड, ये आपका दोनों एरोबिक प्रोसेस है, ये दोनों एरोबिक प्रोसेस है। ये आपका ये सेटलिंग प्रोसेस है, ये सेटलिंग प्रोसेस, नॉट डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं है। स्लज डाइसन टैंक, जो आपके सेडिमेंटेशन टैंक्स हैं, इनमें जो आपके सस्पेंडेड सॉलिड सेटल होते हैं, इन्हीं को हम लोग स्लज डाइसन टैंक में ले जाते हैं और एरोबिकली या एनरोबिकली हम लोग सेटल करते हैं। लेकिन एनरोबिकली डिकम्पोज करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उसका रीज़न क्या है, जिससे हमारे पास डी वाटरिंग फैसिलिटी हमको आसानी से मिल जाए। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा स्लज डाइसन टैंक। ठीक है, स्लज डाइजेस्टर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक इज, सेप्टिक टैंक क्या होता है, सेटलिंग टैंक है, डाइजेशन टैंक है, एरेशन टैंक क्या है।
तो सेप्टिक टैंक के बारे में आपसे इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सेप्टिक टैंक के बारे में इनको थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव लेवल की जानकारी कुछ हम लोग इनको प्रोवाइड करेंगे। सेप्टिक टैंक आपका सिंगल चैम्बर होता है, सिंगल्ड चैम्बर which are used as settling and digestion both with anaerobic या anaerobically प्रोसेस। ये एनारोबिकली प्रोसेस है भाई, एक ही टैंक सिंगल चैम्बर होता है जिसमें सेटलिंग और डाइजेशन दोनों होता है, ठीक है, जिसमें सेटलिंग और डाइजेशन दोनों होता है, यानी 1 और 2 आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग रिमूव 60 to 70% डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसको आप लोग सिंगल बिल्डिंग, सैनिट और स्कूल, हॉस्पिटल्स, होटल्स, इन सब जैसी जगह पर दिया जाता है। ये जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं 100 से 300 पर्सन के लिए। 300 पर्सन से अगर अधिक होते हैं तो उनके लिए इसको यूज मत करिए, ठीक है। इनका अगर मैं डिज़ाइन क्राइटेरिया कुछ अगर आपको बताना चाहूँ तो आप लिख भी सकते हैं। इनका डिटेंशन पीरियड को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ TD 24 से 48 घंटे। क्लीनिंग पीरियड होता है इनका, कई बार पूछा जाता है, क्लीनिंग पीरियड 6 से 12 महीना, लेकिन किसी भी कंडीशन में 12 मंथ ज़्यादा, सॉरी 3 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, नब्बे से 150 LPCD। रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज, स्लज कितना ज़्यादा मिलता है पर पर्सन, एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज 30 से 70 लीटर पर ईयर। L/B का जो अनुपात है वो 2 से 3 है। विड्थ किसी भी कंडीशन में 0.9 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। हाइट जो है 1.2 से 0.8 मीटर होती है, और फ्री बोर्ड जो होता है इसका 0.3 से 0.5 मीटर होता है। बहुत सारी जानकारी मैंने सेप्टिक टैंक के बारे में आपको, तो इसी में एक क्लोज चैम्बर होता है, सेटलिंग और डाइजेशन दोनों होता है, ठीक है। चलिए, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ BOD रिमूवल अचीव्ड बाई, मैक्सिमम BOD किसके द्वारा मिलता है, मैक्सिमम BOD किस द्वारा मिलेगा, तो आपका जवाब होगा ऑक्सीडेशन डिच। लगभग 98% आपको मिल जाता है। ऑक्सीडेशन पॉइंट लगभग 80 से 95%, और यही लगभग सेम आपका 80 से 95% इसका। ट्रिकलिंग फिल्टर लगभग 75 से 85% या 80% आपको सबसे ज़्यादा डिच मिलता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन डिच को आप एक तरह से एरेटेड लैगून्स भी बोल सकते हैं। बस अंतर क्या होता है, डिच में आर्टिफिशियली ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली सप्लाई किए जाते हैं। तो वर्किंग कंडीशन इमहॉफ टैंक, इमहॉफ टैंक थोड़ा सा सुधार करता है सेप्टिक टैंक में। इमहॉफ टैंक, यही इमहॉफ कौन, ये इमहॉफ साइंटिस्ट का नाम है। जो इमहॉफ दिख रहा है आपको, इमहॉफ ये वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इमहॉफ कौन बताया था, जिनके हिसाब से सेटलेबल सॉलिड्स निकाले जाते थे।
इनमें दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। ऊपर वाला कंपार्टमेंट को सेटलिंग चैम्बर बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर को डाइसन चैम्बर बोलते हैं। यानी एक तरह से अगर मैं बात करूं तो दो चैम्बर है, एक में सेटलिंग और एक में डाइसन। थोड़ी सी इफिशियंसी क्या होती है, सेप्टिक टैंक से बेहतर हो जाती है। क्या रीजन है उसका? सेप्टिक टैंक में एक ही चैम्बर में सेटलिंग और डाइसन दोनों होता है, बार बार डिस्टर्ब होता है। लेकिन आपका जो इमहाफ टैंक है, इमहाफ टैंक क्या करता है, इमहाफ में दो चैम्बर बनाए जाते हैं, अपर लोअर। तो एरोबिक इन लोअर गलत बात है, डाइसन एनरोबिक ही होता है। तो आपका ये उत्तर डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, बाकी इन दोनों का बीओडी का हटाने का दक्षता वही 30 से 35, 30 से 40% ही है बीओडी रिमूवल इफिशियंसी। डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के लिए डिटेंशन पीरियड समानता कितना रखते हैं? तो लगभग कितने 2 से 3 हफ्ता दिखता है, कहीं 10 से 15 दिन रखता है, 10 से 15 दिन रखता है कहीं कहीं। ठीक है, चलो 10 से 15 दिन। कंपोस्टिंग एंड लेगुनिंग, कंपोजिंग खाद बनाना वो भी डिस्पोजल का तरीका है, और लेगुनिंग ये सब डिस्पोजल के तरीके हैं भाई। ठीक है, लेगुनिंग मतलब होता है, अभी कल भी मैंने आपको दिखाया था, गड्ढा खोदिए और उसी में सीवेज को क्या कर दीजिए, भर दीजिए, उसी को आप क्या बोलते हैं, लेगुनिंग बोलते हैं। तो स्लज डिस्पोजल का तरीका है लेगुनिंग और कंपोस्टिंग। मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ साथ मैं कुछ ऑक्सीडेशन पॉन्ड के बारे में आपसे चर्चा भी कर लेता हूँ, क्योंकि चर्चा जरूरी है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का। अगर बात करूं ऑक्सीडेशन पॉन्ड के बारे में, तो इसका अगर मैं डिजाइन एस्पेक्ट की बात आपसे कर लूं तो डिटेंशन टाइम 2 से 6 हफ्ते, 2 to 6 वीक्स। डेप्थ 1 से 15 मीटर। फ्री बोर्ड 1 मीटर। L/B का अनुपात 2। एरिया ऑफ ईच पॉन्ड, प्रत्येक पॉन्ड का जो एरिया देखने को मिलता है हमको जनरली 0.5 से 1 हेक्टेयर। आप सोच रहे हैं इतना बड़ा एरिया, 0.5 से 1 हेक्टेयर ये आपका एरिया होता है। और 90% लगभग मैं आपसे बताऊं तो 0.2 हेक्टेयर एरिया फॉर ईच 1000 पर्सन, ईच 1000 पर्सन, ये वैल्यू आपको यहां से लेनी होती है। ठीक है, तो लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड, इसका सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये बहुत ज़्यादा एरिया कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, और साथ में दिक्कत क्या है, एरिया कवर करने के साथ साथ इसको अगर आपने लोकेलिटी के आसपास बनाया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉस्किटो ब्रीडिंग वगैरह समस्याएं हो सकती हैं। तो 10 का ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फॉर सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग फॉर स्लज डाइजेशन यूनिट पीएच रेंज ऑफ डाइजेस्टेड स्लज शुड मेंटेन एज। अगर मैं स्लज डाइजेशन जो प्रोसेस है, जो कि एनरोबिक प्रोसेस आपको दिखाया था, अगर मैं प्रक्रिया करूं तो मुझे पीएच मान कितना रखना चाहिए? तो आपका जवाब होगा 6.5 से 8। नहीं होगा तो लाइम मिलाकर के आप उसको इस रेंज में लेकर के आएंगे। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स डिफाइंड एज, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है? आइए हम लोग बात करते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के बारे में। ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ये किसी स्लज की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के नाम से बुलाते हैं। तो आइए देखते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट, परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड,
परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट टू परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम। तो ऊपर आपका वॉल्यूम होगा, नीचे आपका सस्पेंडेड सॉलिड का वेट होगा, यानी उत्तर आपको कितना हो जाएगा, उत्तर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम लोग ml पर मिलीग्राम या ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं इनटू 1000। इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू जो होता है SBI का जो रेंज होता है वो लगभग 150 से 300 के आसपास देखने को मिलता है मिलीलीटर पर ग्राम में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बन जाता है। फॉर नॉर्मल स्लज द वैल्यू ऑफ स्लज इंडेक्स कंडीशन अभी मैंने आपको दिखाया था, लगभग 150 300 150 350। SBI का मान 150 350। When there is no recirculation of sewage, then recirculation factor। रिसर्कुलेशन क्या होता है, डिस्चार्ज के रेट को चेंज करने के लिए ट्रिकलिंग फिल्टर में हम लोग बार बार क्या करते हैं सर, डिस्चार्ज के रेट को चेंज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्कुलेशन बोलते हैं। तो रिसर्कुलेशन फैक्टर के लिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रिसर्कुलेशन की बात करेंगे। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में एक सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, डबल स्टेज होता है। तो रिसर्कुलेशन की आवश्यकता आपको हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर पड़ती है, लो रेट में नहीं पड़ती है। तो रिसर्कुलेशन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, रिसर्कुलेशन फैक्टर को हम लोग F बराबर बोलते हैं 1 + R डिवाइड बाई 1 + 1 - F इंटू R की पावर होल स्क्वायर, जहां R क्या है, रिसर्कुलेशन रेशियो, जिसका मान होता है QR अपान जो सीवेज भेजा गया और जितना रिसर्कुलेट किया गया। तो अगर नो रिसर्कुलेशन है, नो रिसर्कुलेशन बोल रहा है, इफ नो रिसर्कुलेशन अकर, तो R बराबर 0, और R बराबर 0 रख दोगे तो F का मान फैक्टर का मान 1 आ जाएगा। यानी लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। थोड़ा सा यहाँ का जो टॉपिक है, आपको थ्योरी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। यहाँ का जो मैकेनिज्म है उसकी थ्योरी आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए ट्रिकलिंग फिल्टर की। ट्रिकलिंग फिल्टर बहुत अच्छा टॉपिक है। ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, कभी आप लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी है? क्यों भाई, कमेंट करके बताओ, कभी आप लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी है ट्रिकलिंग फिल्टर की? फॉर द सेम सॉलिड कंटेंट, if the quantity of sludge with moisture content 98% is X, then the quantity of sludge with moisture content of 96%। इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम V1 होगा जब मॉइस्चर कंटेंट P1 होगा, वॉल्यूम V2 होगा अगर मॉइस्चर कंटेंट P2 होगा। तो आपसे कह रहा है कि ये X है जब मॉइस्चर कंटेंट 98% है। इसका मान बताओ क्या होगा जब मॉइस्चर कंटेंट 96% हो जाए। तो ये फार्मूला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। V2 बराबर हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 4 बराबर x/2। तो एक तरह से देखो, जब 98% मॉइस्चर था तब आपके पास वॉल्यूम V1 था, और जब 96% मॉइस्चर कंटेंट हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा, तो आप देखेंगे 50% हो गया, तो x/2। द गैस फ्रॉम स्लज डाइस टैंक मेनली डिस्पोज्ड ऑफ। स्लज डाइसिंग टैंक से मेनली आपको निकलता क्या क्या है, CO2 निकलता है, CH4 निकलता है। ठीक है, CO2 निकलेगा, CH4 निकलेगा,
अमोनिया निकलेगा, H2S निकलेगा, ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं निकलेंगी। तो अगर मैं बात करूँ तो 20 से 30% CO2 का परसेंटेज है, 60 से 70% आपका लगभग, और ये 2 से 3%। उत्तर आपको क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा मीथेन। मीथेन इज मोर। अगर कभी कभी जोड़े में आ जाता है तो जोड़े में आपके लिए ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3%, ये 60 से 70% मीथेन। तो मीथेन को आप यहाँ पर टिक करेंगे। क्लोरीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। क्लोरीन के दो काम होते हैं। क्लोरीन, देखो क्लोरीन का एक काम तो डिसइंफेक्शन था, डिसइंफेक्शन था, इससे तो कोई शायद जो न जानता हो क्लोरीन का काम। एक काम क्लोरीन का जो फंक्शन है मैं निकाल के दिखा रहा हूँ क्या क्या होता है। दूसरा क्लोरीन काम है ग्रीस सेपरेशन के लिए, सीवेज में जो ग्रीस वगैरह होती है उनको क्या करता है, अलग करता है। और तीसरा काम होता है टू प्रिवेंट बल्किंग ऑफ स्लज, टू प्रिवेंट बल्किंग ऑफ स्लज। बल्किंग ऑफ स्लज का मतलब होता है, अगर कभी बल्किंग शब्द आ जाए, बल्किंग ऑफ स्लज आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लज। जो आपके डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर जिनका डिकम्पोजिशन हुआ था ASP में, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर एएरेशन टैंक में, जब वो जाएंगे तो उनको आपको क्या कर देना है सर, वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल ना हो प्रॉपर, तो आपका पुअर बकलिंग है। तो बल्किंग के लिए काज नहीं है, बल्किंग के लिए काज नहीं, बल्किंग को रोकता है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा उत्तर। इंक्रीज द बायोकेमिकल डिमांड, वो सिर्फ ऑक्सीजन ही कर सकता है। एड फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन नहीं काम करता ये, यहाँ सिर्फ ग्रीस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है। क्लोरीन के 3 काम होते हैं सीवेज में, वो 3 काम है। इसमें उत्तर आपको ये मिल रहा है 17 का, ये 18। बफेल्स आर इसेंशियल, बफेल्स लगे होंगे। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर। डिटेंशन पीरियड शुड बी लीस्ट 30 मिनट। द मैक्सिमम वेलोसिटी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही आपका उत्तर होगा, डी ऑप्शन होगा। मैंने भी कुछ देर पहले दिखाया था, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी 0.15 से 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर होगा ये, सेंटीमीटर नहीं मीटर। ठीक है, वो कर दोगे तो सही हो जाएगा, 30 मीटर। डिटेंशन पीरियड 1 मिनट होता है। एसिडिटी, एलम, साइक्लोन, स्किमिंग टैंक। मिलाइए आराम से उत्तर, देख के आराम से उत्तर दीजिए, क्या उत्तर होगा। एसिडिटी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बिल्कुल ए का चौथा चला जाएगा। एलम कोगुलेशन प्रोसेस को आगे प्रोसीड करता है, फ्लक्चुएशन ले लो। स्किमिंग टैंक ऑयल ग्रीस की, और साइक्लोन बड़े साइज के पार्टिकल को आप पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। तो ए का चला जाएगा चौथा, और बी का तीसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा, यानी ए ऑप्शन। और कोई ऑप्शन मैच यहाँ पर नहीं कर रहा। बताइए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन दिक्कत है तो बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 20। ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज के प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के दौरान, प्रिलिमिनरी ध्यान रखना, प्रिलिमिनरी को क्या बोलते हैं। अगर मैं आपको प्रोसेस गिनाऊं तो स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद आप ग्रिड दोगे या तो डेट्रीटस, एक ही देते हो जनरली।
दोनों ही इनऑर्गेनिक को हटाते हैं, लेकिन एक बड़े साइज को, दूसरा छोटे साइज को। उसके बाद स्किमिंग, स्किमिंग के बाद पीएसटी, पीएसटी के बाद बायोलॉजिकल एक्शन में एरोबिक या एनरोबिक आएगा। फिर वहां से होता है एसएसटी, एसएसटी का आगे यहाँ पर डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन के बाद डिस्पोजल। अब यहाँ से अगर नोट करें, ध्यान दें, तो ये स्क्रीनिंग से लेकर के स्किमिंग तक, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। फिर पीएसटी को प्राइमरी बोलते हैं, पीएसटी को प्राइमरी बोलते हैं। बायोलॉजिकल से लेकर एसएसटी तक सेकेंडरी बोलते हैं। और डिसइंफेक्शन को हम लोग टर्सरी बोलते हैं। कुल सीवेज के डिकम्पोजिशन को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे ये वर्गीकृत को, ठीक है। तो ऑयल एंड ग्रीस स्किमिंग टैंक आ गया, फ्लोटिंग मटेरियल स्क्रीनिंग आ गया, ग्रिट चैम्बर, तीनों ही काम कर रहा है, यानी ऑल ऑफ द एबव। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कंटेन्स, प्राइमरी ट्रीटमेंट देखना यहाँ से, प्राइमरी, अब प्रिलिमिनरी नहीं बोला, प्राइमरी बोला है। तो प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में पीएसटी लेते हैं आप, पीएसटी, पीएसटी में नेचुरली आप उसको क्या करेंगे, पार्टिकल्स को सेटल कराएंगे। और पार्टिकल्स का नाम क्या होगा, ये क्या रिमूव करता है, लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर। तो एक बात आप बहुत क्लियर समझ लीजिएगा, ये लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये स्किमिंग हटाएगा, सैंड और ग्रिट। देखो ग्रिट और पीएसटी में अंतर समझिएगा। इस बार ऐसा क्यों हुआ, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम पीएसटी में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबको सेटल करते थे, बशर्ते जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा हम सबको एक साथ सेटल कर देते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं पता है, यहाँ पर हम लोग इनऑर्गेनिक को अलग सेटल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक को अलग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में ऑर्गेनिक की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ये सड़ेंगे सर, ये प्यूट्रीफाई होंगे, ये सड़ेंगे, इनमें गैसेस रिलीज होंगी। तो मुझे ये ध्यान रखते हुए ये काम करना है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि दोनों एक साथ क्या हों, दोनों एक साथ काम कर, एक साथ हो। अगर एक साथ होगा, इनऑर्गेनिक कभी डिकम्पोज नहीं होते, उनको आप ले जाकर किसी गड्ढे में फेंक दीजिए, वो अर्थवर्क की तरह, अर्थफिल की तरह काम में आ जाएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक का क्या करोगे, तो दोनों को साथ रात कर दोगे तो ऑर्गेनिक की मात्रा से ज़्यादा रहेगी, वो सड़ेगा, बदबू होगा। इसलिए इनऑर्गेनिक को अलग, ऑर्गेनिक को अलग सेटल करने की कोशिश कीजिए। क्लियर, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। फॉर द ट्रीटिंग द सीवेज ऑफ लार्ज सिटी यू विल रिकमेंड, लार्ज सिटी, अगर लार्ज सिटी की अगर आप बात करें तो आप कौन सा रिकमेंड करेंगे, ए सेडिमेंटेशन टैंक एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, a plant consisting in half tank with low rate trickling filter, sedimentation tank with high rate trickling filter, none of these। बताइए कौन सा उत्तर करेंगे आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप कौन सा यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर मुझे कहा जाए तो मैं यहाँ से प्रीफर करूँगा सेडिमेंटेशन टैंक विथ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। क्या, क्यों, रीजन ऐसा, क्योंकि ट्रिकलिंग फिल्टर की जो इफिशियंसी होती है, इस वाले की जो ट्रिकलिंग फिल्टर की ओवरऑल इफिशियंसी जो होती है 75 से 85 या 80% होती है, ये ट्रिकलिंग फिल्टर की होती है। जबकि एएसपी की लगभग 80 से 95% होती है। तो एएसपी की ज़्यादा अच्छी इफिशियंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड चैम्बर
ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी 0.15 to 0.3 मीटर, ठीक है। डेप्थ भी यही बताया था, डिटेंशन पीरियड भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, सारे बिल्कुल प्रीफर हो रहे हैं, एकदम मैच कर रहे हैं सर। भी मैंने पूरा ग्रिड चैम्बर की कंडीशन आपको लिखवाई थी। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज रिड्यूस्ड फ्रॉम 90 to 80%, परसेंटेज डिक्रीज इन, मान लो वॉल्यूम पहले V1 था तो 100 माइनस 90 था, हमने बताया था अभी, फिर बात बता दे रहा हूँ, V2 होगा तो 100 माइनस 80, तो B1 100 माइनस P1, B2 100 माइनस P2। तो आपको B2 देखना है, B2 कितना हो गया, B1/2 हो गया क्या। अब आप देखो, पहले अगर वॉल्यूम V1 रहा होगा तो अब V2 हो गया, तो रिडक्शन कितना है, कमी कितनी आ गई सर, 50% की। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई, ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एसिड रिग्रेशन स्टेज ऑफ स्लज डाइजेशन एट टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस। अब इसका उत्तर तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसके उत्तर के पहले आप ये जान लीजिए कि ये तीनों चीज होती क्या है। एसिड रिग्रेशन स्टेज, जो आपका स्लज डाइजेशन होता है वो 3 स्टेज में होता है। स्टेज ऑफ स्लज डाइजेशन, स्टेज ऑफ स्लज डाइजेशन, मैं तीनों के नाम एक बार में यहां लिख रहा हूं ऐसे करके। एसिड फर्मेंटेशन स्टेज, फर्मेंटेशन मतलब निर्माण होना, एसिड का बनना, उत्पन्न होना। दूसरा एसिड रिग्रेशन स्टेज, एसिड रिग्रेशन टूटना। और तीसरा एल्केलाइन फर्मेंटेशन, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखवा रहा हूं। एसिड रिग्रेशन स्टेज में जो पीएच वैल्यू होती है वो 6 से 7 होती है, और जो टाइम लगता है वो लगभग आपको 7 से 15 दिन लगता है। एसिड रिग्रेशन में आपका जो पीएच रेंज होता है, सॉरी यहां पर 5 से 6 होता है, यहां पर 5 से 6, यहां 6 से 7, और जो टाइम लगता है इस स्टेज को होने में वो लगभग 3 महीना लग जाता है, 3 मंथ, ठीक है। और एल्कलाइन फर्मेंटेशन पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाता है। अब प्रोसेस को लगने में समय 1 मंथ लग जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस में बीओडी बहुत तेजी से घटती है और मीथेन का फॉर्मेशन होता है, पहचानने का तरीका, ठीक है। होता क्या है, होता क्या है, आपके जो सीवेज में स्टार्च या शुगर वगैरह होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता है और एसिड बनाता, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। वह काम करने में उसको 7 से 15 दिन का समय लग जाता है, लगभग 2 हफ्ते, 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते। फिर एसिड टूटता है और एसिड टूटने में लगभग 3 महीना लग जाता है, और यहाँ पर अमोनिया रिलीज होती है। अमोनिया आपको यहाँ अमोनिया से पता चलेगा आपको, और यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल बनता है, इससे पता चलेगा आपको। कार्बोनिक अम्ल का पूरा फॉर्म लिख दूं, H2CO3। ये सब पहचानने के तरीके हैं। जब कार्बोनिक अम्ल बन जाए समझ लो एसिड फर्मेंटेशन हो चुका है, एसिड बन चुका, कार्बोनिक अम्ल नाम ही है। ये कब बनता है, ये आपके शुगर के टूटने की वजह से बनता है। तो ये 3 स्टेज आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो आप यहाँ देखिए किसकी बारे, एसिड रिग्रेशन बोल रहा है, यानी एसिड के टूटने में कितना समय लगता है, तो लगभग 3 महीने का समय आपको लग जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को।
ग्रिट चैम्बर को डिटेंशन पीरियड है सर 1 मिनट। ए का दूसरा उत्तर आपका आ चुका है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड को, सेप्टिक टैंक को 12 से 36 भी लिखवाया था कुछ देर पहले, और सेडिमेंट टैंक को 4 से 102 घंटे। तो ये बात बिल्कुल आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ग्रिट चैम्बर, आपको सारे उत्तर यहाँ से बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा होगा। ठीक है, ये सारी बात इसमें से ऑक्सीडेशन पॉन्ड, सेप्टिक, ग्रिट चैम्बर मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो, अभी आज ही लिखवाया है। फाउल गैसेस इन द सीवर, सीवर में फाउल गैसेस, फाउल गैस किसे बोलेंगे ध्यान रखना, दैट गैस which develops during anaerobic process, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फाउल गैसेस। तो फाउल गैसेस में एनरोबिक प्रोसेस का एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे बोलूं तो CO2 है, CH4 है, H2S है, अमोनिया है, एटसेट्रा, ये सब क्या है, फाउल गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, 1 2 3, इसके उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है। इन्हीं को हम लोग फाउल गैसेस बोलते हैं। ऐसी गैस जो एनरोबिक प्रोसेस के बाद हो, ऐसी गैस जो प्यूट्रीफेक्शन के बाद डेवलप हो, उन्हें आप फाउल गैस कहते हैं। प्रेजेंट इन म्यूनिसिपल सीवेज, म्यूनिसिपल सीवेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है, एरोबिक बैक्टीरिया फ्लोरिश इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। जो एरोबिक होते हैं वो काम करते हैं ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एनरोबिक बैक्टीरिया फ्लोरिश इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया फ्लोरिश बोथ, दोनों में होता है, तो तीनों ही उत्तर आपके सही हैं। तो क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपसे बात कर रहा है, उसमें मैंने कल भी बताया था इसको, जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज पढ़ा रहा था, तब भी मैं आपसे चर्चा किया था। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर को यहां पर जैसे विघटित किया जाता है तो आपको मिलता है फ्री अमोनिया। फ्री अमोनिया रिसेंट पोल्यूशन को बताता है, और उसको तोड़ते ही बनता है नाइट्राइट। नाइट्राइट पार्शियल डिकम्पोजिशन को बताता, कल ही क्वेश्चन बताया था शायद मैंने, और ये है नाइट्रेट प्लस हीट, नाइट्रेट प्लस हीट। ठीक है, नाइट्रेट बताता है कि पूरी तरह डिकम्पोजिशन हो चुका है, लेकिन पानी के अंदर नाइट्रेट है। अब इस नाइट्रेट को कौन लेगा, प्लांट लेगा, बनाएगा प्लांट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन बनाएगा। कैसे लेगा, ये किस प्रोसेस के अंतर्गत, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत अकेले कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं लेता है पेड़ पौधे, नाइट्रोजन भी लेता नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेता है, सल्फेट भी लेता है। प्लांट प्रोटीन को कौन लेगा, जानवर पूरा प्लांट को खा डालेंगे और बनाएंगे एनिमल प्रोटीन, और एनिमल के ह्यूमन एक्सक्रीटा से, जिसका ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब जो एनिमल एक्सक्रीटा होगा, इसके मल मूत्र होंगे, उससे फिर से मिल जाएगा। या तो एनिमल मर जाए, या तो पेड़ पौधा टूट, जरूरी नहीं पेड़ पौधा, कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपने लॉन्ग टर्म तक चलने के बाद, अपनी लाइफ पूरी जीने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, डिके हो जाता है, ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो फॉर्मेशन आप अगर आप बात करें, सबसे पहला अमोनिया बनेगा। अमोनिया अगर आप देखें तो नंबर 2 पे दिख रहा है, उत्तर आपको मिल चुका है। अमोनिया के बाद नाइट्राइट मिलेगा तीसरा, नाइट्राइट के बाद नाइट्रेट मिलेगा, नाइट्रेट के बाद फोटोसिंथेसिस होगा। देखो पूरा प्रोसेस बता दिया आपको।
ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है। समझ में आ रहा है भाई? ये बात समझ में आना चाहिए, अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। तो इसका उत्तर आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये सब है, आपको समझ में आना चाहिए सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, सल्फर साइकिल। अब ये काम जब सल्फर में करेंगे तो सबसे पहले आप सल्फ्यूरियस ऑर्गेनिक मैटर का विघटन करेंगे। और विघटन करने के बाद सबसे पहले क्या बनेगा? H2S बनेगा। ठीक है, H2S के बाद फिर सल्फर फिर से बनेगा, सल्फर बनेगा। सल्फर बनने के बाद सल्फेट बनेगा, और सल्फेट के बाद फिर फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के बाद इसको पेड़ पौधे लेकर फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोटीन बनाएंगे। फिर इनको कौन खाएगा? जानवर खा के एनिमल प्रोटीन बनाएंगे। वो उनके जो मल मूत्र है उनसे ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये साइकिल जैसे आपने जहाँ ये देखा था, बस अंतर क्या है? अमोनिया की जगह आपको H2S लगाना है और नाइट्राइट की जगह या अकेले सल्फर लिखना है बस। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पहले होगा, तो पहला शुरुआत पहले से ही होगा, पहले के बाद तीसरा होगा। उत्तर आपका सेकंड ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आपको मिल चुका है। कार्बन साइकिल। अब वही सेम कार्बन के लिए भी बोला, तो कार्बन के लिए बिल्कुल आप यहां पर बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस आखिरी में होगा। द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय एनिमल्स एंड देयर डेड बॉडीज फ्रॉम द कार्बोनेसिस, और सबसे आखिरी में ये होगा चौथा, सबसे आखिरी में चौथा होगा। फिर तीसरा बिल्कुल आपका ये होगा प्रोसेस ए। डेड बॉडी के द्वारा आपको मिलता सबसे आखिरी स्टेज होता है, उसके पहले फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो 4 और 3 बिल्कुल लास्ट में होंगे, और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज। अगर सीवेज के डिकम्पोजिशन से बात करें तो पैथोजन्स आर हार्मफुल टू मैन। बिल्कुल सही बात है, पैथोजन आदमी को नुकसानदायक होगा। नॉन पैथोजन्स आर यूजफुल टू मैन। बिल्कुल यूजफुल कर सकते हैं आप। एरेशन टैंक एंड कॉन्टैक्ट विथ वर्क एंड ऑक्सीडेशन। सेप्टिक टैंक इन्वॉल्व टैंक वर्क प्यूट्रीफैक्शन। चौथा बिल्कुल सही है, चौथा सही है, चारों सही है, बिल्कुल चारों बात आपकी सही है। नॉन पैथोजन का नाम आपको याद होगा, ई कॉली, बी कॉली। सर यूजफुल कैसे हैं? अरे ये काम क्या करते थे? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपके दही वगैरह बनाते हैं, दही वगैरह आप लोग खाते हैं, वो भी दूध से दही कौन कन्वर्ट करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो करता है। ठीक है, नॉन पैथोजन्स होते हैं वो, ई कॉली, बी कॉली, शेरेचिया कॉली, बैसिलस कॉली। मैंने आपको बताया भी था इनका काम क्या था। इनका काम सिंपल सा था कि सर ये कितने अच्छे तरीके से पैथोजन को डिटेक्ट कर लें। तो चारों ही बात बिल्कुल क्या है आपकी सही है। सी वाटर के कंसर्न से पूछ रहा है कि अगर मैं सीवेज का डाइल्यूशन सी वाटर में करूं तो सी वाटर कुछ आपकी अच्छा बातें हैं उनके बारे में। द सी वाटर कंटेन्स 80% ऑफ ऑक्सीजन। सी वाटर 80% ऑक्सीजन कंटेन करता है इन फ्रेश रिवर स्ट्रीम। कल भी बताया था, नदी के तुलना में ये 80% ही ऑक्सीजन कैरी करता है। तो जहां पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। अब आपका लड़ाई इसमें है, दूसरा तो बिल्कुल गलत होना चाहिए। सी वाटर कैन एब्जॉर्ब सीवेज सॉलिड मोर देन द फ्रेश वाटर। बिल्कुल गलत बात है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सी वाटर में DO का मान कम होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैलाइन होता है और वो स्लज बैंक का निर्माण कर देता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सीवेज सॉलिड केमिकली रिएक्ट विद डिजॉल्व्ड मैटर ऑफ सी विद फॉर्म स्लज बैंक। अभी मैंने बताया ये इसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर स्लज बैंक बन जाएगा, स्लज बैंक का मतलब क्या है? वहाँ पर एनरोबिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर बहुत टॉक्सिक एलिमेंट्स उत्पन्न हो जाएंगे। वहाँ के जितनी दूर में स्लज बैंक बनेगा समुद्र में, उतने दूर में आपके सारे एक्वेटिक लाइफ क्या कर दिए जाएंगे सर? बिल्कुल मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसीलिए हम लोग इससे बचते हैं। स्लज बैंक्स आर फ्री फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। बिल्कुल गलत बात है। हाइड्रोजन सल्फाइड और CH4 तो इसमें मेन होता है। एनरोबिक में जो मिलता सब है, H2S, CH4 और CO2 सब मिलेगा इसमें। तो फ्री नहीं है, कह रहा है H2S से फ्री है। तो इसका कहना बिल्कुल क्या है सर? गलत है। 1 और 3 क्या है? बिल्कुल आपका
सही उत्तर है। देखिए कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके मिल रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग में फ्लोटिंग मैटर्स को आप हटाते हैं, स्किमिंग टैंक में ऑयल ग्रीस को हटाते हैं, ग्रिड चैम्बर में लार्ज सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर को हटाते हैं। तो ए का पहला, बी का तीसरा, यानी उत्तर आपका सी ऑप्शन। 34 का सी ऑप्शन। इफ्लुएंट फ्रॉम सेप्टिक टैंक आर डिस्चार्ज इनटू, सेप्टिक टैंक से जो डिस्चार्ज निकलेगा उसको हम लोग कहां पर सेटल करेंगे? उत्तर दीजिए तेजी से। उसे हम लोग करेंगे सोक पिट। सोक पिट एक हमारे पास प्रॉपर गड्ढा होगा, जैसे पूरा आप लोगों ने देखा होगा अपने यहाँ लैट्रिन वगैरह बनते हुए। सोक पिट। इक्विपमेंट यूज टू द सीवर इजिली, सीवर को आसानी से रगड़ करके उसको मटेरियल्स को वहाँ पर जो इम्प्योरिटीज होती है उसको दूर करने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट यूज किया था झाड़ू की तरह, लोहे की झाड़ू की तरह, उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्रैपर बोलते हैं। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं आपको दे दिया हूँ। इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द ऑपरेशन विच टेक्स प्लेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में ऑपरेशन विच टेक्स प्लेस कैसे होगा? प्रिलिमिनरी में, प्रिलिमिनरी में आपको पता है प्रिलिमिनरी में काम क्या था? स्क्रीनिंग था, ग्रिड चैम्बर था, डेट्रीटस था और स्किमिंग था। रिमूवल ऑफ फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, फाइन डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर की बात नहीं करता। लाइटर फ्लोटिंग मैटर, रिमूवल हार्मफुल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया सारा काम सेकेंडरी में होता है। रिमूवल ऑफ लाइटर, तो आप ये फ्लोटिंग मैटर वाला उत्तर ले लीजिए प्रिलिमिनरी के अंदर। बाकी फाइन सस्पेंडेड तो बोला है, लेकिन फाइन सस्पेंडेड ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नहीं बोला, इसलिए सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। सस्पेंडेड सॉलिड रिड्यूस फ्रॉम, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से सस्पेंडेड सॉलिड कितना परसेंट निकालते हैं? अगर आपके पास मेरा नोट्स होगा तो उसे प्रॉपर मैंने सारी चीज़ें बहुत बाकायदे लिख रखी है। 40 से 70% ये डेटा है। पीएसटी से कितने परसेंट सॉलिड को हटाया जा सकता है? बैक्टीरिया को हटाने की दक्षता कितनी है? अभी बताया था 80 से 95%। बीओडी रिमूवल इफिशियंसी 80 से 95%। ग्रिड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम सीवेज बिफोर, ग्रिड सीवेज से हटाना चाहिए पहले, कब? डिस्पोजल इन डाइल्यूशन वाटर, देयर लिफ्टिंग बाय मींस ऑफ पंप, सेटलिंग ऑफ सीवेज, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके पास हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ग्रिड को पहले ही आप यूज कर लीजिए, किसी नदी में किसी वाटर में डाइल्यूट करने से पहले, किसी पंप के द्वारा आगे प्रोसेस को बढ़ाने के लिए यानी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के पहले, या सीवेज को सेटल करने, सीवेज मतलब ऑर्गेनिक मैटर सेटल करने से पहले। बायोलॉजिकल एक्शन यूज टू, बायोलॉजिकल एक्शन कौन यूज करता है भाई? स्क्रीन। बायोलॉजिकल एक्शन ट्रिकलिंग फिल्टर, और कोई नहीं है। बायोलॉजिकल एक्शन मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर। बायोलॉजिकल एक्शन एरोबिक होता है, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। अभी छोटा सा हिंट नाम दे रहा हूं, कल वाली क्लास में इन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल एक्शन आपके एरोबिक होते हैं और एनारोबिक होते हैं। एरोबिक में क्या क्या होते हैं आपके पास? ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, और क्या होता है? एएसपी होता है। ठीक है सर, और क्या होता है एएसपी के बाद? एएसपी के बाद और क्या आपको देखने को मिलेगा सर? एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस के बाद आपको देखने को मिलेगा आरबीसी देखने को मिलेगा, रोटेटिंग बायोलॉजिकल साइकिल, और आपके पास देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन पॉन्ड और ऑक्सीडेशन डिच। इतने सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, ऑक्सीडेशन डिच, ये सारे नाम हैं। अगर मैं यहां बात करूं एन एरोबिक में बात करूं तो एन एरोबिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेप्टिक टैंक देखने को मिलेगा, इमहॉफ टैंक देखने को मिलेगा,
ये सब ध्यान रखना। फाइनर ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड के लिए है सब। और लास्ट में आपके पास स्लज डाइजेशन टैंक, ये नाम है, ये लिस्ट आउट मैं कर रहा हूँ बार बार, एक बार लिस्ट आउट कर दिए अब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल एक्शन भी तो नाम आएंगे। अब इन 6 में, इन 5 इधर हैं, 3 इधर हैं, 8 में तुम्हें ट्रिकलिंग फिल्टर के अलावा कोई और नाम दिख रहा है तो बताओ। सीवेज ट्रीटेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया, अगर एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा हम काम करते हैं तो कौन है सर? सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक मतलब जहां फाइनल सेटल होता है। ट्रिकलिंग और ऑक्सीडेशन पॉन्ड ले सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सीवेज इफ नॉट ट्रीटेड, बिल, बिल नहीं है, बिल है, क्रिएट हेल्दी कंडीशन। अगर ट्रीटेड अच्छा नहीं होगा तो हेल्दी कैसे कंडीशन होगा? बड़ा खराब कंडीशन बना देगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वर्क्स ऑन हाइड्रोलिक सेपरेशन ऑफ प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक सेपरेशन। प्राइमरी क्लैरिफायर आर टू द सेडिमेंटेशन टैंक लोकेटेड जस्ट आफ्टर ग्रिड चैम्बर, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी क्लैरिफायर पीएसटी जो है वो ग्रिड चैम्बर के तुरंत बाद हटा लगा देते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर इज डिफरेंट फ्रॉम परकुलेटिंग फिल्टर, इज डिफरेंट फ्रॉम परकुलेटिंग, डिफरेंट नहीं है। तो आप इसका उत्तर अगर आप देखें तो इसका उत्तर आपको क्या मिल जाएगा कि सर ये ग्रिड चैम्बर के तुरंत बाद क्या कर देते हैं, लगा सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं आज के लिए, उसको लगा देते हैं हम लोग। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है आपका? कंटेन्स फर्टिलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पर स्लज सीडिंग की जाती है। यहाँ पर अतिरिक्त एरेशन टैंक प्रयोग किया जाता है, इसलिए एरेशन। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर वाटर सप्लाई अलग होता है, तो इसे हम लोग एक्टिवेटेड स्लज के अंतर्गत बात करते हैं, ASP। स्लज ट्रीटमेंट इज मेनली डन इन ऑर्डर। स्लज ट्रीटमेंट स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर, डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रिड्यूस द वाटर कंटेंट। ये सारी बातें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी, इस ऑर्डर में देखने को मिलेगी। मैं कल की क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक स्लज डाइसन जब करते हैं, स्लज को स्लज डाइसन टैंक तक और उसके बाद डिस्पोज करने तक की पूरी प्रक्रिया को हम लोग कल वाली क्लास समझेंगे। 4:30 बजे 10 से 15 मिनट क्लास होगी, वहां समझेंगे। ASP जो है, ASP आपका बहुत अच्छा काम करता है, कम ही एरिया में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। स्मॉलर एरिया ASP को चाहिए, ठीक है। स्मॉलर वाटर हेड फॉर ऑपरेशन देन ट्रिकलिंग फिल्टर, बहुत कम पानी में काम हो जाता है। इफिशियंसी तो अभी मैंने आपको बताया ही, बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है 80 से 95%। स्लज एज, स्लज एज क्या है? ठीक है, किसी स्लज को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने में जो लगने वाला समय है उसी को स्लज एज कहते हैं। किसी को स्लज को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने में जो लगने वाला समय उसे स्लज एज कहते हैं। डिवाइस विच इज यूज फॉर ब्रेकिंग लार्ज साइज सीवेज, उसे हम कम्युनिटर्स बोलते हैं। ये ग्रिड चैम्बर के जनरली हम लोग पहले लगा देते हैं, जिससे जो बड़े बड़े साइज के पार्टी उनको तो आसानी से तोड़ करके छोटे, देखो रीजन क्या है। अभी मैं तुमसे कहूँ कि छोटे छोटे पार्टिकल को, बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दो, वो डिस्पोज करना आसान होगा कि बड़े बड़े साइज को डिस्पोज करना आसान होगा? आप कमेंट करके मुझे बताइए, बोलिए बोलिए भाई, क्या आसान होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स को, तो छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में अगर हम डिकम्पोज कर देंगे तो हमारे डिकम्पोज करना बड़ा, डिस्पोज करना बड़ा आसान होगा। इसलिए हम लोग यूज करते कम्युनिटर्स और श्रेडर्स को। लगभग 10 लोगों के लिए कितना सेप्टिक टैंक का एरिया की ज़रूरत पड़ती है? आपसे बिल्कुल पूछ रहा है कितना सेप्टिक टैंक के एरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब फैक्ट है। 0.82 मीटर स्क्वायर, 0.82 मीटर स्क्वायर। सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ, अभी ये इस बार SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, मिनिमम विड्थ आप सेप्टिक टैंक कितना लेते हैं जनरली? तो हम लोग इसको जनरली 90 सेंटीमीटर लेते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भी था, विड्थ किसी भी कंडीशन में 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा आज के लिए पूरा प्रोसेस हो चुका है। इस बार SSC JEE में पूछा गया था क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए, इतना हमारा काम हो चुका है। हमारा सेशन यहाँ पर आज के लिए समाप्त करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो और क्वेश्चन करेंगे। आज 50 कर लिया है, कल और भी करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए सेशन को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं आज के लिए। नहीं 75 क्या है ना, स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक में दिया गया है MMN, वो आपका 90 सेंटीमीटर ही दिया गया है। अभी मैंने आपको शायद सेप्टिक टैंक को दिखाया भी था, देखिए सेप्टिक टैंक का, ये देखिए मिनिमम विड्थ 90.9 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये मेरा वैल्यू नहीं है भाई, ये एसके गर्ग का डेटा है, ठीक है, ये एसके गर्ग का डेटा है। चलिए कल हम लोग मिलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं।